हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। ये फिगर्स ऑफ स्पीच की मेरी दूसरी क्लास है, सेकंड पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो मैंने लास्ट टाइम कवर किया था, तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 की स्टडी नहीं की या फिर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाइए पार्ट 1 का वीडियो देखिए, देन आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, पार्ट 2 को, फिगर्स ऑफ स्पीच की पार्ट 2 को। पिछली क्लास में मैंने 7 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किए थे। आज की क्लास में मैं पॉइंट नंबर 8 से लेके 15 तक सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करूंगा। तो फिर आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करने वाले हैं। पहला है ओनोमोटोपोया, नंबर 2 अलिट्रेशन, नंबर 3 रेपिटेशन, नंबर 4 क्लाइमेक्स, नंबर 6 एंटी क्लाइमेक्स, नंबर 7 एंटीथेसिस, नंबर 8 टोटोलॉजी, नंबर 9 इन्वर्सन। तो पिछली क्लास में 1 to 7 था और आज की क्लास में पॉइंट नंबर 8 to 15 हम सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। अब मैं 1 by 1 हर एक फिगर्स ऑफ स्पीच के मीनिंग को और विथ एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज आप यहाँ पे जरा फोकस कीजिए। चलिए आइए समझते सबसे पहले कि ओनोमोटोपोया का मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग को रीड करूंगा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट इट्स सेंस एंड मीनिंग। ओनोमोटोपोया के अंदर किसी भी चीज की जो आवाज होती है ना, आवाज, उसकी आवाज हमें उस चीज की सेंस और मीनिंग को बताता है। मतलब कि हमें यहाँ पे चीजों को समझना है उसकी आवाज से। उसकी आवाज ही हमें बताएगी कि वहां पे कौन सी चीज है या फिर वहां पे कौन सा इंसान है। उसके आवाज से हम उसकी सेंस और मीनिंग को पकड़ेंगे। तो मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ओनोमोटोपोया। देखिए द स्नैक्स आर हिजिंग, द स्नैक्स आर हिजिंग एंड द बीज आर बजिंग। देखिए यहाँ पे स्नैक्स आर हिजिंग, जो सांप होता है, जो स्नैक्स होता है, उसकी जो आवाज होती है वो आवाज होती है हिजिंग की तरह। मतलब कि अभी हिजिंग क्या, ये स्नैक की आवाज है, हिज। तो अगर सपोज कहीं पे कोई खड्डा है, वहां पे बिल है, अगर वहां से आपको हिज की आवाज आ रही है तो आप समझ जाओ कि वहां पे क्या है, बोलो स्नैक है। तो आपने स्नैक को कैसे जाना, उसकी आवाज से जाना, उसके साउंड से आपने पहचान लिया कि उस खड्डे की बिल में क्या है, बोलो स्नैक है। ठीक है, अगला क्या है, बीज आर बजिंग। अभी बीज क्या होता है, मधुमक्खी। अभी सपोज फॉर एग्जांपल अभी क्लास के बाहर से आवाज आ रही है ब्ज़, तो आपने समझा कि बाहर क्या है, बोलो मधुमक्खी है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, आप चीजों की आवाज से आप उसके सेंस और मीनिंग को समझते हैं। तो इसे ही कहते हैं ओनोमोटोपोया। सी देखिए अभी अगला एग्जांपल मैं लेता हूं, द कैट्स म्यू, द कैट्स म्यू। अभी देखिए मैंने कैट को देखा नहीं अपने आंखों से, बट मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है कि म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो म्याऊ से मुझे मालूम पड़ा कि क्या है, वहां पे कैट है। तो मैंने समझा कि वहां पे क्या है, कैट है, बट कैसे, उसकी आवाज से। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग और सेंस को पकड़ा कैसे, उसकी साउंड, उसकी आवाज से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे म्याऊ से मालूम पड़ा कि वहां पे क्या है, बिल्ली है। द बेल इज रिंगिंग, द बेल इज रिंगिंग मतलब कि घंटी बज रही है। तो घंटी बज रही है मुझे कैसे मालूम पड़ा, उस घंटी की आवाज से। मतलब कि रिंगिंग से मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे क्या बज रहा है, घंटी बज रही है। बेल इज रिंगिंग। ठीक है, नेक्स्ट, द लार्ज डॉग सेड बाव बाव, लार्ज डॉग सेड भाव भाव। तो भाव भाव से मेरे को मालूम पड़ा कि वहां पे कौन चिल्ला रहा है, कौन वहां पे भौंक रहा है, कुत्ता, डॉग। क्योंकि हमने डॉग की आवाज को हमेशा सुना है, तो हम भले से डॉग को ना देखें बट उसकी आवाज से हम समझ जाते हैं कि वहां पे क्या है, डॉग है। तो भाव भाव से मेरे को मालूम पड़ा कि वहां पे कौन है, डॉग है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे, हम साउंड से उसके सेंस और मीनिंग को समझ रहे हैं। सो मुझे बाव बाव से मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे क्या है, डॉग है। द बर्ड्स चर फिल्ड द एम्प्टी नाइट एयर। मतलब कि जो रात है, रात की जो हवा है वो क्या पता है, वो चिड़ियों की चहचहाहट से क्या हो गई, बोलो भर गई। तो यहाँ पे चर मतलब क्या होता है, चिड़ियों की चहचहाहट। ठीक है, तो चहचहाना ये क्या है, चिड़ियों की क्या बोलो आवाज है। तो उनकी जो चहचहाहट है उससे मुझे मालूम पड़ा कि चिड़िया क्या कर रही है, बोलो वहां पे चहचहा रही है।
तो चर्प से मुझे मालूम पड़ा ये चिड़ियों की आवाज, इससे मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे क्या है, बर्ड्स लोग हैं वो चर्प कर रहे हैं, ठीक है। Someone is knocking on the door, मतलब कि कोई दरवाजे पर क्या है, दरवाजे को वो नॉक कर रहा है, तो मुझे नॉकिंग से मालूम पड़ा कि वहां पे दरवाजे पे कोई तो वहां पे है। तो अब मैं तो घर के अंदर हूं, बाहर से मुझे नॉकिंग की आवाज आ रही, तो मुझे मालूम पड़ा कि कोई तो बाहर से दरवाजा क्या कर रहा है, खटखटा रहा है। सो मुझे नॉकिंग से मालूम पड़ा। तो हमने यहाँ पे ओनोमेटोपोइया में क्या देखा कि हम यहाँ पे चीजों की मीनिंग को, सेंस को उसके साउंड से हम लोग क्या करते बोलो, समझते हैं कि हाँ यहाँ पे ये चीज है, वहां पे वो चीज है, बाहर वो इंसान खड़ा है, ठीक है। तो ये सब हमें मालूम पड़ता है। अब हम अगला अपना फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्या है, अलिस्ट्रेशन, उसको हम देखते हैं। देखिए अब अलिस्ट्रेशन में क्या है ये हम समझते हैं। देखिए अलिस्ट्रेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ कॉन्सोनेंट साउंड, a consonant sound repeats serially more than once। अभी अलिस्ट्रेशन में क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट जो साउंड होगा वो रिपीट्स सीरियली मोर देन वंस। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो जो लेटर्स हैं वो लेटर्स क्या होंगे बोलो, रिपीट होंगे मोर देन वंस, मतलब कि एक बार से ज्यादा बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो कोई एक सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड्स होंगे, हर एक वर्ड्स का जो पहला जो लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, और हर एक वर्ड्स का जो पहला लेटर का जो साउंड होगा वो सबका क्या होगा बोलो, सेम होगा। तो आइए देखते क्या है। एग्जाम्पल लूंगा तो आपको समझेगा काफी अच्छे से। इट्स टंग ऑफ फायर एंड द फ्लेम। देखिए फायर फ्लेम, तो फ यफ और यफ, तो यहाँ पे यफ जो लेटर है, जो लेटर यफ है ये क्या हुआ, ये मोर देन वंस रिपीट हुआ है। तो इससे मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे क्या है, अलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो जो कॉन्सोनेंट जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड वो क्या बोलो, रिपीट्स सीरियली मोर देन वंस, मतलब कि क्रम में वो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड मोर देन वन, मतलब कि एक बार से ज्यादा बार क्या हो रहा है बोलो, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे मुझे मालूम पड़ा कि ये सेंटेंस के अंदर क्या है बोलो, अलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। अगला एग्जांपल लूंगा मैं। चेंज द चैनल, चेंज द चैनल, सो च सी एच सी, चेंज द चैनल, छ छ, तो चैनल को बदलो, ठीक है। तो मुझे छ छ, तो यहां पे देखिए जो छ का जो साउंड है वो मोर देन वंस रिपीट हुआ है, तो छ छ सी सी, इससे मुझे मालूम पड़ा कि यहां पे एक कोई तो जो कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो क्या हुआ बोलो, मोर देन वन टाइम्स क्या हुआ बोलो, रिपीट हुआ है। सो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन। देयर इज नथिंग बट डेथ इन द डिजर्ट, मतलब देखिए यहां पे डी ड डी, ठीक है, ड्यूरिंग ड और ये डे। सो देयर इज नथिंग डेथ इन डिजर्ट ड्यूरिंग द डे, तो यहाँ पे डी डी डी, तो जो डी जो लेटर है इसका जो साउंड है, ठीक है, या फिर ये जो लेटर है ये मोर देन वन से यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, एक कॉन्सोनेंट साउंड, एक कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन मोर देन वंस हो रहा है, एक बार से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, आपका अलिट्रेशन हो जाएगा। अगला एग्जांपल लूंगा मैं। ग्रास ग्रोज ग्रीनर इन द ग्रेव यार्ड। अब यहां पे देखिए जी जो लेटर है, जी, ग्रास ग्रोज ग्रीनर ग्रेवयार्ड, तो यहाँ पे हर एक वर्ड जो है, हर एक वर्ड का जो पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, उसकी जो साउंड, उसकी जो आवाज है वो हर जगह पे क्या बोलो, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या फॉलो हो रहा है बोलो, अलिट्रेशन। अगला क्या बोलो, सी हैप्पीली हेल्प्ड द होमलेस, मतलब कि वह क्या करती है बोलो, जो लोग बेघर है उनकी वो क्या करती है बोलो, खुशी से मदद करती है। ओके, तो होमलेस, तो यहाँ पे एच ह, हेल्प्ड ह एच, हैप्पीली ह एच, तो यहाँ पे एच एच जो कॉन्सोनेंट जो लेटर है वो क्या हो रहा है बोलो, मोर देन वंस रिपीट हो रहा है। तो हैप्पीली ह, हेल्प्ड ह, होमलेस ह, या फिर यच यच यच, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो लेटर है उसकी जो साउंड है वो क्या हो रही है बोलो, मोर देन वंस रिपीट हो रही है। सो देयरफॉर ये सेंटेंस में क्या होगा बोलो, आपका अलिट्रेशन होगा। अब मैं नेक्स्ट अगला फिगर्स ऑफ स्पीच लेता हूं, रिपीटेशन। अभी रिपीटेशन में क्या होगा देखते चलिए। सबसे पहले इसकी मीनिंग को मैं रीड करता हूं, फिर आपको समझाता हूं, देन मैं एग्जांपल लूंगा। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech the same word are repeated
अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंस, मतलब कि रिपीटेशन के अंदर जो वर्ड है ना, वर्ड सेम वर्ड वो क्या होगा बोलो, बार बार रिपीट होगा। तो सेम वर्ड, सेम वर्ड्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंस। तो आपको जो सेंटेंस गिवन होगा वो सेंटेंस के अंदर कोई तो एक वर्ड होगा जो बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, अगेन एंड अगेन क्या होगा, रिपीट होगा। तो उससे आप समझ जाना कि वो क्या होगा, आपका रिपीटेशन होगा। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। यहां पे देखिए जो अलोन जो वर्ड है, अलोन, 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 तो एक ही सेंटेंस में जो अलोन जो वर्ड है वो क्या है बोलो, बार बार रिपीट हुआ है, मोर देन वंस रिपीट हुआ है। यहां पे वर्ड रिपीट हुआ है। देखिए बेटे यहां पे अलिट्रेशन में क्या था, वर्ड का पहला लेटर बार बार रिपीट हुआ था, बट यहां पे रिपीटेशन में क्या हो रहा है बोलो, पूरा वर्ड ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको मालूम पड़ रहा है क्या? अलिट्रेशन में वर्ड का पहला लेटर बार बार रिपीट हो रहा था, हर एक वर्ड का जो पहला जो लेटर था वो बार बार रिपीट हो रहा था, बट रिपीटेशन में कैसा हुआ, रिपीटेशन में पूरा वर्ड ही बार बार क्या हो रहा है बोलो, रिपीट हो रहा है। तो ये डिफरेंस था अलिट्रेशन और रिपीटेशन के अंदर। रिपीटेशन में और अगला एग्जांपल लेते हैं, उससे अच्छा उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा ये मैंने सेकंड बी ले लिया था ना, अभी ए वाला, वाटर, वाटर एवरीवेयर। देखिए वाटर, वाटर, तो वाटर वाटर रिपीट हुआ है मोर देन वंस। अगला सी वाला एग्जांपल, कीप फिट लिटिल मैन कीप फिट, तो कीप, कीप, फिट, फिट। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक ही वर्ड, सेम वर्ड मोर देन वंस, मतलब कि एक बार से ज्यादा टाइम क्या हो रहा है बोलो, रिपीट हो रहा है। सो देयरफॉर यहां पे क्या होगा, आपका रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। अगला, जस्ट स्माइल लिटिल मैन जस्ट स्माइल, तो जस्ट, जस्ट रिपीट हुआ है, स्माइल, स्माइल रिपीट हुआ है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कि यहां पे एक वर्ड क्या हो रहा है बोलो, मोर देन वंस रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है। सो यहां पे क्या होगा आपका, रिपीटेशन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट अगला फिगर्स ऑफ स्पीच लेंगे जिसका नाम है क्लाइमेक्स। आइए समझते हैं व्हाट इज क्लाइमेक्स। देखिए, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ आइडियाज और फ्रेज एंड द वर्ड्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे आपको समझना है असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलूं माय डियर, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पे आइडियाज विच आर फ्रेजेस, ओके, और कोई तो वर्ड्स, ओके। तो अगर तुम्हारे सेंटेंस में, आपके सेंटेंस में कोई आइडिया है या फिर कोई फ्रेजेस या फिर कोई वर्ड्स है, ठीक है, अगर वो अरेंज किया गया है कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम लोगों ने सीक्वेंस में लिखा, अरेंज किया है, क्रम में रखा है, बट वो क्रम कैसा होगा, वो ऑर्डर कैसा होगा, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज असेंडिंग? असेंडिंग मतलब होता है कि नीचे से ऊपर, फ्रॉम लोअर टू अपर, फ्रॉम लोअर टू अपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि सपोज 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये एक एग्जांपल है असेंडिंग ऑर्डर का। तो अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस मतलब कि उसके महत्व के हिसाब से, इंपॉर्टेंस उसके महत्व के हिसाब से, मतलब कि सबसे कम महत्व, फिर उससे ज्यादा महत्व, फिर उससे ज्यादा महत्व, मतलब कि लेस इंपॉर्टेंस देन मोर इंपॉर्टेंस देन मोस्ट इंपॉर्टेंस। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को सेंटेंस में क्या करेंगे, रखेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, आइए समझते एग्जांपल लूंगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ही वॉच्ड हर, ही वॉच्ड हर मतलब कि उसने उसको देखा। ही वॉच्ड हर मतलब कि उसने क्या किया, उसको देखा। ही जज, फिर उसने उसको क्या किया, परखा, उसको समझा, जाना, ठीक है, परखा, ओके। फिर ही मैरिड हर, फिर उसने क्या किया, उससे शादी कर ली। मतलब कि अब शादी तो बहुत बड़ी चीज है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो
लेस इंपॉर्टेंस थी पहले वो रखा, देन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस था फिर वो रखा, फिर उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस था फिर उसको रखा। तो यहां पे हमने क्या किया, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से रखा। तो पहले जो कम इंपॉर्टेंस था पहले वो रखा, उसके बाद फिर जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस था फिर वो रखा, फिर उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस था फिर उसको रखा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहां पे रखा क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या फिर वर्ड्स को। तो पहले मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसको जांचा, परखा, फिर मैंने उससे क्या कर लिया, शादी। ओके, अगला एग्जांपल लूंगा, द स्ट्रीट्स क्लियर, मतलब कि जो भी रास्ते थे वो पूरे क्या हो गए, बोलो खाली हो गए। ठीक है, द हाउसेस फील, द हाउसेस फील, जो घर थे वो भर गए। तो पहले रास्ता, रोड पूरा खाली हो गया, फिर क्या हुआ, सारे जो पर्सन थे वो घर में आ गए, अपने घर में आ गए। ठीक है, घर क्या हो गया, बोलो पूरा भर गया। उसके बाद क्या हुआ, द नॉइज गैदर्स, अब जहां पे मोर देन वन पर्सन होंगे, ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा पर्सन होंगे वहां पे तो बातचीत तो कंफर्म होना तय है, वहां तो बातचीत कम्युनिकेशन तो होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, बोलो वहां पे आवाज क्या हो गई, जमा हो गई। राइट, तो यहां पे देखिए, यहां पे जो चीजें रखी गई हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में रखी गई हैं। पहले क्या हुआ, रोड खाली हुआ, फिर घर भर गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, आवाज जमा हो गई। अगला एग्जांपल लूंगा मैं, ही लॉस्ट हिज फैन, मतलब कि उसने अपने, फैंस मतलब क्या होता है, प्रशंसक, आपके चाहने वाले। उसने क्या किया, अपने प्रशंसक को, अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को खोया, उसके बाद अपने दोस्तों को खोया, उसके बाद उसने क्या किया, अपने फैमिली को खोया। तो जो लेस इंपॉर्टेंस था पहले वो आया, उसके बाद जो उससे इंपॉर्टेंस था फिर वो आया, फिर उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस था फिर वो आया। तो मैंने यहां पे क्या रखा, चीजों को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को या फिर शब्दों को, वर्ड्स को एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स। अगला एग्जांपल लूंगा, ही केम, वह आया, ही फाउट, उसने लड़ाई किया, युद्ध किया। ठीक है, देन कॉन्कर्ड, ही कॉन्कर्ड, उसने विजय प्राप्त की। ठीक है, वह जीत गया। तो अब देखिए, अभी डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट जीतेंगे नहीं, पहले क्या होता है, पहले हम आते हैं, लड़ाई करते हैं, फिर देन हम क्या करते हैं, बोलो विन करते हैं, हम विजय को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले वो आएगा, लड़ाई होगा, देन वो क्या करेगा, बोलो कॉन्कर्ड, फिर वो विजय को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए। तो क्लाइमेक्स में आपने क्या देखा, क्लाइमेक्स में हम लोगों ने फ्रेजेस को, वर्ड्स को या फिर हमने क्लॉजेस को हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, पहले जो कम इंपॉर्टेंस था पहले उसको रखा, फिर उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस था उसको रखा, फिर उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंस था फिर उसको रखा मैंने। अब हम नेक्स्ट अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ अब हम बढ़ेंगे। ठीक है, अगला फिगर्स ऑफ स्पीच हमारा एंटी क्लाइमेक्स। आइए देखते हैं व्हाट इज एंटी क्लाइमेक्स। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ आइडियाज, फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस एंड द वर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पे आपको फोकस करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। देखिए क्लाइमेक्स में क्या था, आपका असेंडिंग ऑर्डर था, बट एंटी क्लाइमेक्स, देखिए क्लाइमेक्स का अपोजिट क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स। तो वैसे इसकी यहां पे मैंने आपको जो भी एग्जांपल्स दिए, यहां पर मैंने आपको जो कुछ भी समझाया, जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, आपका एंटी क्लाइमेक्स होगा। एंटी क्लाइमेक्स में आपका क्या रहेगा, बोलो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। अभी व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर, यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब कि यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंस है पहले उसको अरेंज कर दे, पहले उसको रखेंगे, फिर उससे कम इंपॉर्टेंस वाला, फिर उससे भी कम इंपॉर्टेंस वाला हम रखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, चीजों को या फिर हमारा जो विचार है या फिर हमारा जो फ्रेज है या फिर हमारा जो वर्ड्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंस है पहले उसको रखूंगा, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंस फिर उससे भी लेस्ट इंपॉर्टेंस उसको मैं रखूंगा यहां पे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटी क्लाइमेक्स। ही लॉस्ट हिज लाइफ, उसने अपने जीवन को खोया, अपने लाइफ को उसने खो दिया, फिर उसने अपनी वाइफ को खोया, फिर उसने अपने नाइफ को खोया। ठीक है सी, तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या था, अपने जीवन को खोना, उसके बाद वाइफ को खोना, उसके बाद फिर नाइफ को खोना। ठीक है, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंस हमारा परिवार होता, हमारी फैमिली होती है, उसके बाद वाइफ आएगी बाद में, फिर बाद में क्या आता है, नाइफ आता है। अगला एग्जांपल लूंगा, ही बिकेम पीएम, वह पहले क्या बना, पीएम बना, प्राइम मिनिस्टर बना, फिर वो क्या बना, बोलो सीएम, चीफ मिनिस्टर बना, फिर क्या बना, वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो सबसे बड़ा जो पोस्ट है पहले वो पीएम, उससे छोटा पोस्ट सीएम, उससे छोटा पोस्ट
MP, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस जो है वो पहले एकदम जो टॉप है, जो बड़ा है, पहले उसको दिया गया, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस। अगला एग्जांपल, सी इज ग्रेट डॉक्टर, वह एक महान क्या थी, डॉक्टर थी, फिर एक महान मदर थी, फिर एक महान क्या थी, बोलो कुक थी। ठीक है, तो पहले वो क्या थी, एक डॉक्टर थी, फिर क्या थी, मदर थी, फिर क्या थी, कुक थी। तो सी इज अ ग्रेट डॉक्टर, अ मदर, देन अ कुक। तो मैंने यहाँ पे चीजों को क्या किया, बोलो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट अगले फिगर्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। अगला फिगर्स ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस। आइए समझते व्हाट इज एंटीथेसिस। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज are put together in a sentence to achieve the contrasting effect। मतलब कि contrasting मतलब कि opposite, मतलब कि विपरीत प्रभाव को पाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो अपोजिट आइडियाज को हम लोग क्या करेंगे, बोलो रखेंगे। ओके, एग्जांपल लेता हूं मैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देखिए यहाँ पे दो अपोजिट जो थॉट्स है वो रखे गए हैं। ओके, सी देखिए यूनाइटेड वी स्टैंड, इसका अपोजिट थॉट क्या होगा, डिवाइडेड वी फॉल। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल से मैं आपको ट्रिक देना चाहता हूं कि दो अपोजिट वर्ड्स होंगे, बट वो जो दो अपोजिट वर्ड्स होंगे वो साथ में एक दूसरे से ज्वाइंट और कनेक्टेड नहीं होंगे। ओके, यहाँ पे जो दोनों अपोजिट जो वर्ड्स होंगे एक ही सेंटेंस में क्या होंगे, दूर दूर होंगे, एक डिस्टेंस पे होंगे, वो एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं रहेंगे। ओके, देखिए आइए समझते चलिए। यूनाइटेड का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा डिवाइडेड। यूनाइटेड का अपोजिट क्या होगा, डिवाइडेड। तो ये सेंटेंस के अंदर देखिए आप इससे भी समझ सकते हो कि किसी एक वर्ड का जो अपोजिट है वो आपको दिया रहेगा, बट दोनों एक साथ में ज्वाइंट नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उनके बीच में क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा। ओके, और यहाँ पे दो अपोजिट थॉट्स रखे जाएंगे, आइडियाज रखे जाएंगे। अगला, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अब देखिए यहाँ पे प्रपोजेस का अपोजिट क्या होगा, डिस्पोजेस होगा। तो मैन प्रपोजेस ये एक अलग आइडियाज हो गया, और गॉड डिस्पोजेस ये एक अलग आइडियाज हो गया। तो दोनों जो आइडियाज है वो क्या, बोलो अपोजिट है। तो प्रपोजेस का अपोजिट क्या होगा, डिस्पोजेस। स्पीच इज सिल्वर बट द साइलेंस इज गोल्डन। देखिए यहाँ पे स्पीच इज सिल्वर एक ये अलग विचार हो गए, और साइलेंस इज गोल्डन ये एक अलग विचार हो गया। बट ये पूरे सेंटेंस के अंदर स्पीच का जो अपोजिट है वो कौन है, बोलो साइलेंस है। बट ये जो दोनों जो अपोजिट जो वर्ड्स है ये एक दूसरे से साथ में ज्वाइंट और कनेक्टेड नहीं है, एक ही सेंटेंस में है, बट दोनों वर्ड्स के बीच में क्या है, बोलो डिस्टेंस है, दूर दूर है। तो ये एक ट्रिक है, इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एंटीथेसिस यूज किया गया है। अगला एग्जांपल, विल लुक फॉर लाइट बट ऑल इज डार्कनेस। तो यहाँ पे लाइट का अपोजिट क्या होगा, डार्कनेस होगा। ठीक है, हम प्रकाश को खोज रहे हैं, ठीक है, बट ऑल इज डार्कनेस, मतलब कि हर जगह पे क्या बोलो, अंधेरा है। तो लाइट का अपोजिट क्या होगा, डार्कनेस। तो यहां पे भी क्या बोलो, दो अपोजिट आइडियाज रखे गए हैं। ओके, अगला एग्जांपल, पेशेंस इज बिटर बट इट हैज स्वीट फ्रूट। देखिए यहाँ पे पेशेंस इज बिटर, जो आपका धैर्य है वो कड़वा हो सकता है, ठीक है, बट उसका जो फल है वो क्या होता है, बोलो मीठा होता है। तो यहाँ पे बिटर का अपोजिट क्या होगा, बिटर का अपोजिट होगा आपका स्वीट होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एंटीथेसिस यूज हो रहा है। ओके, देखिए एंटीथेसिस और एक और फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया उसका नाम था ऑक्सीमोरोन। ठीक है, ऑक्सीमोरोन और एंटीथेसिस जो ये दो फिगर ऑफ जो स्पीच है, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म क्या बताए। ऑक्सीमोरोन में क्या था, वहां पे भी अपोजिट आइडियाज थे, बट वहां पे जो अपोजिट जो आइडियाज थे वो एक दूसरे से स्टे कनेक्टेड थे, ज्वाइंट थे, राइट। जैसे कि सपोज हॉनेस्ट चीट, तो पिछली क्लास में आप उसका वीडियो देखिए फिर इसको देखिए तो आपको बराबर अच्छे से क्लियर होगा कि ऑक्सीमोरोन और ये एंटीथेसिस में क्या डिफरेंस है। दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है, बट अगर आप उसको देखोगे फिर इसको देखो तो आपको फर्क मालूम पड़ेगा।
ऑक्सीमोरन्स में क्या था, दो अपोजिट वर्ड्स थे बट वो क्या थे, दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट थे, आजू बाजू में थे, ठीक है, कनेक्टेड थे। बट यहाँ पे एंटीथेसिस में भी अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, बट उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो दोनों एक दूसरे से क्या बोलो, दूर दूर पर है, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, ये क्लू है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीमोरन्स में और एंटीथेसिस में क्या डिफरेंस है। आइए समझते हैं नेक्स्ट अगला फिगर्स ऑफ स्पीच, टॉटोलॉजी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। देखिए यहां पे क्या होगा, दो वर्ड्स होंगे और हैविंग सेम मीनिंग आर यूज्ड। मतलब कि टॉटोलॉजी में क्या होगा, जो सेंटेंस होगी, सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स होंगे लेकिन उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। देखिए टू वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, मतलब कि दो वर्ड्स होंगे बट वो जो दोनों वर्ड्स होंगे वो दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। हो सकता है वो दोनों वर्ड्स अलग अलग हो बट दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। आइए समझते एग्जांपल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई वेंट टू दी एटीएम मशीन, मतलब कि मैं एटीएम मशीन में गया। अब देखिए माय डियर, एटीएम भी एक मशीन है और मशीन खुद एक मशीन है। सो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो एटीएम भी एक मशीन है और मशीन भी खुद एक मशीन है। बट दोनों वर्ड्स जो हैं, उनके जो लेटर्स है, जो वर्ड्स है, दोनों अलग अलग है, बट इन अ सेंटेंस दोनों का मीनिंग क्या बनता है, सेम बनता है। तो जब किसी भी एक सेंटेंस में दो वर्ड्स दिए रहे बट दोनों वर्ड का मीनिंग क्या बने, सेम बने, तो वो क्या बन जाता है, टॉटोलॉजी। अगला एग्जांपल, गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। देखिए अगर मैं आपको बोलूंगा कि 6 AM को आपको आना है तो आप क्या समझोगे, मतलब कि सुबह 6 बजे आना है, सुबह मतलब मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखिए मैंने AM वर्ड यूज किया है, फिर उसके बाद दोबारा वापस देखिए मैंने यहाँ पे मॉर्निंग वर्ड यूज किया है। अब मैं AM वर्ड यूज करूं या फिर मैं मॉर्निंग वर्ड यूज करूं, दोनों का मीनिंग सेंस क्या बनता है, सेम बनता है। तो अगर मैं आपको AM बोलूंगा फिर भी आप सुबह आओगे, अगर मैं आपको मॉर्निंग में बोलूंगा फिर भी आप सुबह में आओगे। तो AM और मॉर्निंग दोनों की मीनिंग क्या करती है, बोलो, सेम बनती है। ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स अलग अलग होंगे बट दोनों की मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। अगला एग्जाम्पल, शी इज बिग ह्यूज वुमेन। देखिए वह एक बड़ी महिला है, ठीक है। तो बिग मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ह्यूज मतलब भी क्या होता है, बोलो, बड़ा होता है। तो बिग का मतलब भी बड़ा होता है, ह्यूज विशाल, और ह्यूज का मतलब भी क्या होता है, बड़ा और विशाल। तो बिग और ह्यूज दोनों का मीनिंग क्या बन रहा है, यहाँ पे सेम बन रहा है, बट वर्ड्स अलग अलग है बट दोनों की मीनिंग क्या है, बोलो, सेम है। अगला, द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल। देखिए इवनिंग मतलब क्या होता है, शाम होता है, और सनसेट सूर्यास्त कब होता है, शाम को ही होता है। तो मैं आपको अगर इवनिंग बोलूं या फिर सनसेट बोलूं, दोनों का मतलब आप क्या समझोगे, शाम, कि भाई शाम को, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स अलग अलग है बट दोनों की मीनिंग क्या बनती है, सेम बनती है। अगला, he dwelt in the lonely isolation। देखिए वह रहता है कहां पे, अकेले में, राइट। सो he dwelt in the lonely isolation। सी lonely का मतलब भी क्या होता है, अकेला, और isolation का मतलब भी क्या होता है, भाई अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे lonely मतलब अकेला, isolation का मतलब भी होता है अकेले में रहना, ठीक है। तो यहाँ पे lonely, isolation दोनों का मीनिंग क्या बन रहा है, सेम, अकेले में। तो टॉटोलॉजी का मतलब आपने क्या समझा, यहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस में दो अलग अलग वर्ड्स होंगे बट दोनों की मीनिंग क्या बनेगी, सेम बनेगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। अगला और लास्ट, इन्वर्जन। देखिए इट इज द अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल वर्ड। व्हाट इज अल्टरेशन, मतलब कि चेंज, बदलाव, परिवर्तन, ठीक है। इट इज द अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल वर्ड। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, पता है, यहाँ पे हमें कोई तो सेंटेंस दिया रहेगा बट वो जो सेंटेंस है वो इन्वर्जन, मतलब कि वो इन्वर्जन है, ठीक है। ये जितने भी सेंटेंस ये सब इन्वर्जन है। अच्छा, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट के पहले आपका जो
सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के पहले वर्ब्स का फॉर्म होगा या फिर एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट के पहले देखिए आई है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले, तो सब्जेक्ट के पहले अगर आपका मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है या फिर आपका एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब है तो वो इन्वर्जन होता है। बट अब हम कैसे समझेंगे कि वो इन्वर्जन है, एक और तरीका उसका समझने का। देखिए यहां पे क्या होता है, हम वर्ड्स का अल्टरेशन होता है, मतलब कि हम यहाँ पे शब्दों को आगे पीछे उनको अरेंज करके हम उनका एक सही ऑर्डर देते हैं। मतलब कि सेंटेंस जो है यहाँ पे जो सेंटेंस गिवन है वो एक ग्रामेटिकली एक ऑर्डर में नहीं है, राइट। तो हमें इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लाना है। अल्टरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, गिवन सेंटेंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक जो स्टेटमेंट होती है उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब होता है, ठीक है, देन फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट का एक नॉर्मल एक सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है। तो हमें इन्वर्जन में करना क्या है, हमें इन्वर्जन के अंदर वर्ड्स को क्या करना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन सेंटेंस गिवन इन्वर्जन जो है उसको हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करना है बोलो, उसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। करना है मतलब कि यहाँ पे लिखना नहीं है, उसको हमें अपने मन में समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आइए देखते हैं। शॉक्ड आई वॉज, अभी शॉक्ड आई वॉज, अभी ये तो एक इन्वर्जन है, ठीक है। तो वो जो दिया वो तो मुझे पता ही इन्वर्जन है, बट अगर एग्जाम में आया तो कैसे आप करोगे, तो करना कुछ नहीं है, आपका जो सेंटेंस है वो कैसे पता है, वो एक डिसऑर्डर में होगा, उसको आपको स्टेटमेंट का ऑर्डर में कन्वर्ट करना रहेगा बस, ठीक है। तो शॉक्ड आई वॉज, इसको ग्रामेटिकली आप सही कैसे करोगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आई वॉज शॉक्ड, तो पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब। तो आपको उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या करना रहेगा बोलो, कन्वर्ट करना रहेगा। टुमारो विल कम द डिसीजन, टुमारो विल कम द डिसीजन, तो इसका स्टेटमेंट कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा, द डिसीजन विल कम टुमारो, द डिसीजन विल कम टुमारो। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट के फॉर्म में, ओके। अगला एग्जांपल, टू द स्टोर आई विल गो, अब इसका स्टेटमेंट किस तरह से आप स्टेटमेंट को कन्वर्ट करोगे, आई विल गो टू द स्टोर, इसका ये स्टेटमेंट होगा, आई विल गो टू द स्टोर। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, देखिए अभी ये जो है ये आपका क्या बोलो, ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, इसको आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना रहेगा। तो असर्टिव भी क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी को मैं क्या कर दूंगा बोलो, असर्टिव में कन्वर्ट कर दो, तो असर्टिव क्या बन जाएगा, आपका एक स्टेटमेंट बन जाएगा। तो देखिए इसका असर्टिव क्या होगा, इट इज वॉट को रिमूव करके हम लोग अ वेरी यूज करते हैं, आपको पता है ग्रामर में यूज होता है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। तो यहां पे इन्वर्जन में मैंने क्या किया, मेरा जो सेंटेंस था उसके अंदर जो वर्ड्स थे वो ग्रामेटिकली प्रॉपरली अरेंज नहीं थे, उसको मैंने क्या किया, ग्रामेटिकली प्रॉपर अरेंज किया, मैंने उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया, ओके। गिवन सेंटेंस के अंदर कुछ बदलाव किए, अल्टरेशन किया, परिवर्तन किया, उसके बाद मुझे करेक्ट और सही सेंटेंस मिला, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। तो मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच की 2 क्लास ली। पहले क्लास में मैंने फ्रॉम 1 to 7 7 फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किए थे, और ये मेरी फिगर्स ऑफ स्पीच की दूसरी क्लास, सेकंड क्लास है। इसके अंदर मैंने फ्रॉम 8 to 15 मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच कवर किए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंस फिगर्स ऑफ स्पीच थे, मैंने वो ये दोनों क्लास में मैंने कवर कर लिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।